नेक्स्ट टॉपिक है ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो ये जो तीनों टर्म्स है ये किसी भी सेल या बैटरी के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। किसके लिए डिफाइन करेंगे? किसी भी सेल या बैटरी के लिए हम लोग ये तीनों टर्म्स ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। तीनों का मतलब समझो ध्यान से। पहली टर्म है ईएमएफ, फुल फॉर्म इसका होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सर क्या ये कोई फोर्स है? नहीं, फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम है। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका नाम स्पेशल क्यों रखा गया? पोटेंशियल डिफरेंस ही बोल देते। वो इसलिए रखा गया है कि जब भी आप मार्केट से सेल लेके आते हो तो उसके ऊपर एक रीडिंग लिखी होती है, 10 वोल्ट का सेल है, 20 वोल्ट का सेल है, ऐसे लिखा होता है उसके ऊपर। तो वो जो रीडिंग लिखी हुई है उसको बोलते हैं ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो क्या चीज होती है? वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो वो सेल प्रोड्यूस कर सकता है। ईएमएफ का मतलब है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो ये सेल प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे अगर 10 वोल्ट का सेल है तो इसका मतलब वो 10 वोल्ट का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर पाएगा आइडियल कंडीशन में, है ना। तो उसको ईएमएफ बोलते हैं। कैसे मेजर किया जाता है ईएमएफ? तो डायरेक्टली एक वोल्टमीटर लगा दो इसके अक्रॉस, सेल के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा दो और सपोज करो ये 10 वोल्ट दिखा रहा है। अभी आपने कोई भी सर्किट में सेल को कनेक्ट नहीं किया है, सीधा ही वोल्टमीटर लगा के चेक किया कि कितने वोल्टेज का सेल है, तो 10 वोल्ट दिखा रहा है आपको। तो ये 10 वोल्ट ही क्या है? ईएमएफ है। इसी को बोलते हैं ईएमएफ। आया समझ में? इसको ईएमएफ बोल देंगे, ठीक। अच्छा, अभी मैं ई लिख देता हूं यहाँ पे। चलो ये पॉइंटर दिखा देते हैं यहाँ पे। अभी ये क्या शो कर रहा है? ईएमएफ की वैल्यू शो कर रहा है, जो कि 10 वोल्ट हमने एग्जाम्पल लिया है। अब सपोज करो मैंने इसको किसी सर्किट में लगा दिया। किस में लगा दिया? किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया। एक सर्किट है और उस सर्किट में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। कौन कनेक्टेड है? एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और उसके अक्रॉस हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये कोई रेजिस्टेंस है, मान लो कैपिटल आर, इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। अब सेल से कुछ करंट फ्लो होगा सर्किट में। सेल से क्या फ्लो होगा? एक करंट फ्लो होगा। तो जब सेल से करंट लिया जा रहा है तो करंट इस सेल के अंदर से भी पास होगा, और जब सेल के अंदर से करंट जाएगा तो सेल के अंदर कुछ केमिकल यूज किया होगा आपने, कुछ इलेक्ट्रोड यूज करी होंगी, तो उनका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्मॉल आर क्या चीज है यहाँ पे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये टर्म भी समझ में आई क्या? जब सेल से करंट फ्लो हो रहा होता है उस टाइम पे सेल के जो इंटरनल कंपोनेंट्स है, जैसे जो इलेक्ट्रोड्स है, जो केमिकल इसमें यूज किया गया है, उन सब का मिला के जो रेजिस्टेंस आएगा उसी को बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक चीज सोचो, कुछ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस भी खाएगा, क्योंकि जब इसमें से करंट पास होगा तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। कितना? ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा आई इंटू स्मॉल आर। इतना वोल्टेज तो खाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू आई आर होता ना, तो इतना वोल्टेज तो ये खुद ही खा जाएगा। मान लो इस वोल्टेज की वैल्यू है 1 वोल्ट, तो टोटल कितना प्रोड्यूस किया था इसने? फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट का सेल था, तो 10 वोल्ट इसका ईएमएफ है, उसमें से 1 वोल्ट तो खुद ही खा गया, तो इसको कितना मिलेगा? 10 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि 9 वोल्ट मिलेगा इसको। तो अब इस रेजिस्टेंस को सेल से जो वोल्टेज मिल रहा है वो 10 वोल्ट नहीं है, वो है 9 वोल्ट, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V क्या चीज है यहाँ पे? इसको बोला गया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब सेल वर्किंग कंडीशन में है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल पा रहा है उसी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ कि ईएमएफ ज्यादा होगा या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? देख के ही पता चल रहा है, ईएमएफ 10 वोल्ट है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इससे कम ही रहेगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज तो सेल खुद खा जाएगा, जो बचा हुआ वोल्टेज है वो हमको मिलने वाला है। तो V हमेशा क्या रहेगा? ईएमएफ से कम रहेगा। एक ही केस में V और E बराबर हो सकते हैं जब सेल ओपन सर्किट हो। ओपन सर्किट होगा तो करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है सेल के अक्रॉस और ईएमएफ भी वही है। आया समझ में? एक इक्वेशन और लिख रहा हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कि V इक्वल टू E माइनस आई आर। ये इक्वेशन कैसे लिखी? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सेल ने प्रोड्यूस किया था ईएमएफ के बराबर, उसमें से खुद कितना खा गया? I इंटू आर।
जो बचा हुआ है उसी को तो बोला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू क्या आ गया, E माइनस आई आर। जब सेल को यूज करते हो ना तो ये इक्वेशन फॉलो होती है। लेकिन कई बार हम सेल को चार्ज भी करते हैं, व्हेन सेल इज चार्जिंग, तो उस कंडीशन में V इक्वल टू E प्लस आई आर लिखना है, क्योंकि जब आप सेल को चार्ज करोगे तो जितना वोल्टेज का सेल होगा उससे ज्यादा वोल्टेज उसको दोगे चार्ज करने के लिए, तभी तो चार्ज होगा। तो V, ये V वो अप्लाइड वोल्टेज है जो सेल को चार्ज करने के लिए दिया जा रहा है, तो वो बराबर होगा E प्लस आई आर। तब ये इक्वेशन फॉलो करनी है। अगर बोला जाए कि सेल को चार्ज किया जा रहा है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तभी ये इक्वेशन फॉलो करनी है, अदरवाइज ये इक्वेशन फॉलो होगी। ठीक है। अगर सर्किट में करंट फाइंड करना हो कि सर्किट में कितना करंट है, तो वो कैसे फाइंड करोगे? तो दो तरीके से करंट को फाइंड कर सकते हो। पहला तरीका है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको कितना वोल्टेज मिला V, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R, तो I इक्वल टू V बाई आर, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप करंट फाइंड कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका, I इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सेल ने कितना प्रोड्यूस किया E, और ये जो EMF है जो सेल ने प्रोड्यूस किया वो किस किस को मिला है, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस को और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। इस R को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दो चीजों को मिला है, तो दोनों का मिला के टोटल रेजिस्टेंस आएगा R प्लस स्मॉल r। तो इससे भी आप करंट फाइंड कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है। अब जैसे आपने पूछा कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सर दोबारा बताओ। दोबारा देखो, जब भी सेल आप किसी भी सर्किट में कनेक्ट करोगे तो सेल से एक करंट फ्लो हो रहा होगा जो सर्किट के साथ साथ सेल के अंदर से भी पास होगा, तभी तो क्लोज लूप बनेगा ऐसे करंट के लिए। बार बार करंट नहीं होता कि यहां से यहां तक हो गया करंट, फिर आगे कैसे भी यहां से यहां तक ही जाएगा तो फिर वापस कैसे आएगा, है ना। तो इसलिए इसके अंदर से जाता है ऐसे करंट। अब सेल बनाने के लिए आपने देखा होगा, अगर कभी आपने सेल को अगर तोड़ के देखा है तो उसके अंदर कुछ केमिकल होता है, इलेक्ट्रोड भी होती है उसके अंदर, तो उनका खुद का भी तो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वो भी तो एक मटेरियल ही है, हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो उन सारी चीजों का जो उसके अंदर यूज की गई है, जैसे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या केमिकल जो भी यूज किया गया है सेल में, उन सब का मिला के जो रेजिस्टेंस है उसी का नाम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। उसको एक नाम दे दिया। ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी अभी हम देखेंगे कि अगर हमें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ई, वी एंड कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ई मतलब ईएमएफ, वी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने सेल के लिए एक इक्वेशन पढ़ी थी, जैसे मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक है, और इसको आपने किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया किसी रेजिस्टेंस कैपिटल आर के अक्रॉस। अब इससे करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, कितना आई, करंट ऐसे जाएगा। सेल का खुद का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मैं स्मॉल आर लिख देता हूं। तो अब सर्किट में करंट फ्लो होगा और करंट की वजह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, और सेल का जो EMF है उसको E मान लेते हैं। तो हमने अभी एक इक्वेशन पढ़ी थी V इक्वल टू E माइनस आई आर। हमें पता है कि करंट को हम I इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को जो करंट मिलेगा वो होगा I और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो I इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हो। अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, V इक्वल टू आ गया E माइनस V बाई आर इंटू स्मॉल आर। थोड़ा रीअरेंज कर लो, हमें स्मॉल आर चाहिए तो इसको इधर ले आओ टर्म को, V बाई आर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू E माइनस V। स्मॉल आर चाहिए तो दोनों साइड V बाई आर से डिवाइड करो, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या आएगा, E माइनस V डिवाइडेड बाई V बाई आर। ये R ऊपर चला जाएगा तो ये आया E माइनस V डिवाइडेड बाई V। अलग अलग कर दो इन टर्म्स को, तो R इंटू E अपॉन V माइनस 1 ऐसा बोल सकते हो। तो ये रिलेशन है इनके बीच में, कई बार पूछते हैं एग्जाम में ये इंटरनल रेजिस्टेंस E, V और कैपिटल R के टर्म्स में कितना होगा, तो ऐसे फाइंड करना है। देखो इसके बाद में नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और जो EMF है उनमें क्या डिफरेंस है। देखो एक साइड में मैं लिखता हूं EMF, एक साइड में हम लिखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप खुद बताओ EMF ज्यादा होता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है। EMF ज्यादा होगा, EMF ज्यादा
और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम। पहला पॉइंट याद रखना है, ईएमएफ हमेशा किससे ज्यादा होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज ग्रेटर देन V। कभी भी V E से ज्यादा नहीं होगा। ईएमएफ का मतलब ही यही है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब आप ईएमएफ को मेजर करते हो तो क्या सेल को किसी सर्किट में लगाते हो? नहीं। ईएमएफ को मेजर करना होता है तो डायरेक्टली हम सेल के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा के चेक कर लेंगे। इसका मतलब इसको सर्किट में लगाना जरूरी नहीं है। जब ईएमएफ मेजर होगा तो सेल ओपन सर्किट होगा, ऐसा बोल सकते हो, सेल विल बी इन ओपन सर्किट कंडीशन। ठीक है। और अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसको सेल को किसी सर्किट में लगाना पड़ेगा, फिर उस सर्किट में कितना वोल्टेज मिल रहा है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल विल बी इन क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट समझते हो? किसी सर्किट में लगा दिया उसको तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। ओपन नहीं है, अब सेल से कुछ करंट फ्लो होगा उस सर्किट में तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या है, जो ईएमएफ है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब आप ईएमएफ को मेजर करते हो तो सेल को क्या रखते हो? ओपन सर्किट रखते हो। तो क्या सर्किट में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर ईएमएफ डिपेंड करेगा? नहीं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन जब आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे ना तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। कैसे? देखो, V इक्वल टू क्या होता है? E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये इक्वेशन होती है। अब आप खुद बताओ, अगर आप एक्सटर्नल सर्किट में जिसमें आपने सेल को लगा रखा है, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। और अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो E में से माइनस होने वाली वैल्यू अगर छोटी हो जाएगी तो V की वैल्यू ज्यादा आएगी। ऐसे ही अगर आप सर्किट में रेजिस्टेंस को कम कर दोगे तो सर्किट में करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी और V की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब सेल से कितना वोल्टेज हमें सर्किट में मिलने वाला है, वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर, जबकि ईएमएफ डिपेंड नहीं करता। जब सेल बनाया जाता है उसी टाइम पे उस पर लिख दिया जाता है कि ये 10 वोल्ट का सेल है, वो फिक्स है। या मार्केट से 10 वोल्ट का सेल लेके आ रहे हो तो जब भी बना होगा तो उस पर लिख दिया गया है कि ये 10 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है, तो वो तो फिक्स हो गया ना, मतलब फिक्स वैल्यू बता दी। लेकिन उसको आप जब सर्किट में कनेक्ट करोगे तो क्योंकि उसका खुद का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से कुछ वोल्टेज वो हमेशा खुद खाएगा, जिसकी वजह से जो वोल्टेज मिलेगा आपको सर्किट में वो हमेशा ईएमएफ से थोड़ा सा कम मिलेगा। ये आपको मान के चलना है। अगर 10 वोल्ट का सेल है तो वो 10 वोल्ट कभी नहीं देगा, 10 वोल्ट से हमेशा थोड़ा सा कम ही देगा आपको। ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बताओ। एक डिफरेंस ये भी बता सकते हो कि ये सोर्स के लिए यूज किया जाता है ईएमएफ वर्ड, और वो एक कॉमन टर्म है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस या किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। भी बोलते हैं ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो तो एक कॉमन टर्म है। और ईएमएफ सिर्फ सेल के लिए यूज करना है वर्ड। ये कभी नहीं बोलेंगे कि एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस इतना ईएमएफ है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही बोला जाएगा। ईएमएफ तो एक पोटेंशियल डिफरेंस का स्पेशल नाम है जो कि किसके लिए यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए यूज होता है। आया समझ में? इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ, देखो, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज V विद द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, हाउ कैन वन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्लॉट अबाउट द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको एक ग्राफ बनाना है। किसके बीच का ग्राफ बनाना है? शोइंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज V विद द करंट I ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जैसे कोई भी सेल है, मान लो ये अपना सेल है और ये स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो इसके अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। सेल से करंट फ्लो रहा है I। हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। किसके बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है? V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। किसके बीच का ग्राफ है? V और I। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, हमें ओम्स लॉ से पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R, है ना। तो ये ग्राफ बन जाएगा कैसा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। ऐसे बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एक और चीज नोटिस करो। इसने किसके लिए पूछा है? ये सेल के लिए पूछा जा रहा है। किसी भी रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होता है अगर वो I है
तो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो लिखा है आपने। तो हमें तो किसके लिए पूछा जा रहा है, हमें सेल के लिए बोल रहा है कि सेल से जो करंट फ्लो होगा और जो अप्लाइड ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके बीच का रिलेशन बताओ। अब यहाँ पे प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज V with the current drawn from the cell. How can one get information from this plot about the EMF? तो आपको V और I इनके बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे। कौन सी इक्वेशन? जो V के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी सेल के लिए, V इक्वल टू E माइनस आई आर। स्मॉल r का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर लिखा हमने। एक काम करते हैं, V को हम y एक्सिस पे ले लेते हैं, उससे थोड़ा सा ये बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, और x एक्सिस पे मैंने करंट लिया है। अब देखो स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की। हमने y की जगह v लिया है, देखो y की जगह क्या लिया है? v, और x की जगह क्या लिया है? i। x की जगह क्या लिया है? i, ये रहा i, है ना। तो m मतलब होता है स्लोप, स्लोप की जगह क्या आ गया? माइनस r, क्योंकि देखो i के मल्टीप्लाई में जो है ना वो क्या है? स्मॉल r है ना। तो m मतलब स्लोप, m मतलब क्या है? स्लोप। इसकी जगह कौन आ गया बताओ? जो m है उसकी जगह आ गया माइनस ऑफ r, क्योंकि इक्वेशन में तो ये प्लस में ही होता है, तो माइनस इसके साथ ही लगेगा। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा? माइनस r होगा, पहली चीज। दूसरी बात कि यहाँ पे जो c है यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कितनी है? e के बराबर है। हमेशा किसी भी सेल का EMF कांस्टेंट होता है, तो c की वैल्यू किसके बराबर मानी जाएगी? e के बराबर। तो ये c क्या है? e के बराबर। इंटरसेप्ट बोलते हैं ऐसे, इसी को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। तो एक्चुअल में जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, लेकिन कैसे? उस ग्राफ का स्लोप तो होगा नेगेटिव में, कितना? माइनस r के बराबर। और y एक्सिस पे वो कहाँ पे काटेगी? e पे काटेगी। e मतलब EMF। तो ये पॉइंट मान लो EMF वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर लाइन काटेगी, और उसका स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका x एक्सिस से बनने वाला जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा। तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, देखो ऐसे। इस लाइन का x एक्सिस से जो एंगल है वो देखो 90 से बड़ा है ना, इसका मतलब जो स्लोप है वो नेगेटिव है। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिख सकते हो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कि ये जो लाइन बनेगी या स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, इसका स्लोप हमेशा इसको रिप्रेजेंट करेगा माइनस r को। और y एक्सिस पे ये कहाँ पे काट रही है? जहाँ पे जितना EMF होगा सेल का वहां पे काटेगी। जैसे मान लो ये 10 वोल्ट का सेल है, तो यहाँ 10 वोल्ट लिखा होगा, वहां पे ये लाइन काटेगी, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब एक और चीज इसने पूछी है, हाउ कैन वन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्लॉट अबाउट द EMF? तो इस ग्राफ से EMF की वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं? तो बिल्कुल आसान है। देखो I को अगर 0 मान लिया जाए यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, देखो I की वैल्यू इधर जाने पे बढ़ेगी, वापस आएंगे तो कम होगी, और यहाँ पे क्या मानी जाएगी? I की वैल्यू 0। तो जब I की वैल्यू 0 है तो V की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी आपको? E के बराबर। जो ग्राफ है उस पर देखो आप, ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया अपन ने ये लाइन, तो I यहाँ पे 0 है, तो V की वैल्यू क्या आ रही है? E के बराबर आ रही है। इससे भी इक्वेशन से भी बता सकते हो वैसे, I की वैल्यू 0 पुट करो तो V की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? E के बराबर। इसका मतलब ग्राफ से हम डेटा कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे कि व्हेन I इक्वल टू 0 देन V इक्वल्स टू E। हमें पूछा है कि भी EMF कैसे पता करोगे ग्राफ से? तो ऐसे पता करेंगे, जहां पे I की वैल्यू 0 है वहां पे रीडिंग देख लेंगे। जैसे मान लो आपको ये ग्राफ ऐसे दे रखा होता, ऐसे यहां लिखा होता है 10 वोल्ट, ये I होता, ये V होता, तो क्या आप बता सकते थे कि EMF कितना है? बता सकते हो। I की वैल्यू यहाँ पे I की वैल्यू 0, तो वोल्टेज कितना मिल रहा है? 10 वोल्ट मिल रहा है। तो I जब 0 होता है तो जो वोल्टेज मिलता है वही तो होता है EMF। तो V की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट के बराबर है, ऐसे बता देंगे। तो ग्राफ से भी हम डेटा निकाल सकते हैं। तो हमें तो ये ग्राफ भी बनवा रहा है, फिर ये पूछ रहा है कि ग्राफ से हमें EMF की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो इस तरीके से देख लेंगे कि y एक्सिस पे जहां भी लाइन काट रही है ना, वही वैल्यू क्या है? EMF के बराबर है। ऐसे करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ohm is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance 2 ohm. Find the potential difference across the voltmeter and also across the terminals of the cell.
एस्टिमेट द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। जो वोल्टमीटर है वो जो रीडिंग शो करेगा उसमें कितनी एरर है, परसेंटेज एरर, वो भी आपको बतानी है। देखो यहाँ पे एक सेल दिखा रखा है जिसपे लिखा हुआ 2 वोल्ट, तो ये क्या दे रखा है, इसका ईएमएफ दे रखा है। ठीक है, ये बोला ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो वोल्टमीटर है इसका भी रेजिस्टेंस है कुछ, कितना है 998 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। ये जो 2 ओम दिखा रखा है ना, ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। अब सेल से कुछ करंट फ्लो होगा सर्किट में, आई मान लेते हैं, ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक, अब जो पूछा है उसके ऊपर आते हैं। इसने बोला कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर। ये जो वोल्टमीटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी कि V की वैल्यू आपको पूछी जा रही है। V मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पूछा जा रहा है, तो पहले तो करंट कैलकुलेट कर लो कि सर्किट में करंट कितना होगा। ये कैसे पता चलेगा, देखो 2 ओम रेजिस्टेंस ये है और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है 998 ओम, तो टोटल मिला के ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का, ये हुआ 998 प्लस 2 यानी कि 1000 ओम हो गया पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। और करंट फाइंड करना हो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। आप चाहो तो इसको आर प्लस स्मॉल आर भी बोल सकते हो, ये स्मॉल आर है अपना, तो वो मिला के हमारा 1000 ओम आया है। तो वोल्टेज है 2 वोल्ट और ये है अपना 1000, तो कितना आया 0.002 एम्पियर। ये आ गया अपने पास में करंट। आया समझ में, ये सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है। हमें V पूछा है, V, तो V कितना होगा, तो V होता है I इंटू आर। लगा दो फॉर्मूला, I कितना है 0.002 और R कितना है 998, है ना। तो ये आ जाएगा वोल्ट में अपने पास में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी चीज क्या पूछी है, इसने पूछा है कि एस्टिमेट द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर क्या सही रीडिंग दे पा रहा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 वोल्ट से थोड़ा कम आएगा, समझ रहे हो बात, ये 2 वोल्ट से कम आएगा। एक्चुअल में सेल का वोल्टेज कितना है, ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, है ना, तो इसको 2 वोल्ट दिखाना चाहिए था। तो इसमें परसेंटेज एरर कितनी हुई, तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ V, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होगा मतलब चेंज इन वैल्यू, कितना डिफरेंस आ रहा है वैल्यू के अंदर। तो 2 वोल्ट था जिसको इसने ये मेजर किया है, तो इनमें डिफरेंस हुआ 2 माइनस 0.002 इंटू 998 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 2 वोल्ट है, इनटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे अपने पास परसेंटेज एरर निकल के आएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.996 वोल्ट, ये अपना आंसर है। और यहाँ पे जब डिफरेंस फाइंड करोगे 2 में से ये माइनस करोगे तो ये आएगा 0.004 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो पूरा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये आएगा 0.1%, ये अपना आंसर। आया समझ में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन of 2 given resistors is connected one by one across a cell. In which case will the terminal potential difference across the cell have a higher value? देखो ये दो सेल की दो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है जो पहले सीरीज में लगाए गए हैं किसी सेल के अक्रॉस, एक R1 मान लो एक R2 मान लो, इसी सेल के अक्रॉस इनको सीरीज में लगा दिया इस तरीके से। ईएमएफ का सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r मान लो और करंट फ्लो है इसमें I, इस तरीके से। और दूसरे केस में इन्हीं दोनों रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। R1 और R2 को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, सेल के अक्रॉस, ये बात भी समझ में आ गई। सेम सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ईएमएफ E। और अब जो करंट है वो मान लेते हैं I2। पहले जो करंट था उसको I1 मान लेते हैं एक बार, ये I1 है ना। ऐसे पहले तो ये बताओ कि कौन से केस में करंट सेम फ्लो होगा दोनों रेजिस्टेंस से, सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम होता है। अच्छा एक चीज बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2,
और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे फॉर्मूले से आएगा। और हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आता है वो पैरेलल के कंपैरिजन में ज्यादा आता है। अगर 1 ओम और 2 ओम के दो रेजिस्टेंस है, दोनों को सीरीज में लगाए तो कितना आया 1 + 2 यानी कि 3, और जब आप ऐसे उल्टा करके जोड़ोगे तो वो 1 से भी कम आएगा। पूरा सॉल्व करने पे आरपी की वैल्यू 1 से भी कम आती है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट RS इज ग्रेटर देन RP। ये बात क्लियर है आपको? अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी इक्वेशन? V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू स्मॉल r। किसी भी सेल के लिए EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमेशा कांस्टेंट माने जाते हैं। जब सेल बनाते हैं उसी टाइम पे ये फिक्स हो जाते हैं। तो E और स्मॉल r यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। अब I पे डिपेंड करेगा कि V की वैल्यू कितनी मिलने वाली है। आपको पता है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सर्किट का तो करंट कम फ्लो होगा सर्किट में। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि क्योंकि RS सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा है पहले केस में रेजिस्टेंस, तो पहले केस में करंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और अगर करंट कम होगा तो V की वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका मतलब V इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी ग्रेटर देन V इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंपल सी बात है भाई। बोलो आया क्या समझ में? करंट अगर कम होगा तो ये ये वाली वैल्यू छोटी तो V ज्यादा, और करंट अगर ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होने से V की वैल्यू कम आएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है? करंट कम होगा तो V की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा पैरेलल की कंपैरिजन में। आया समझ में? ये इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल रेजिस्टेंस R। प्लॉट ए ग्राफ शोविंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V विद रेजिस्टेंस R। ये बोल रहा है कि एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, EMF E है, इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब इस R की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो R और V के बीच में होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और R इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करके बताना है कि अगर R को हम चेंज करेंगे तो किस तरीके से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, ठीक है। सेल से मान लो करंट फ्लो है I, करंट कितना है? I मान लेते हैं। अब हमें एक इक्वेशन पता है ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई इंटू आर। आप बोलोगे सर R बढ़ाएंगे तो V बढ़ जाएगा, लेकिन एक चीज सोचो, अगर R को बढ़ाओगे तो करंट भी तो कम हो जाएगा सर्किट में। ये दोनों ही वेरिएबल हैं I और R, तो डायरेक्टली ये मत कर देना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दो कहीं, क्योंकि R को चेंज करने से I भी चेंज हो रहा है साथ साथ। ये बढ़ेगा ये कम हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन बढ़ा या कम हुआ ये पता नहीं चल पा रहा। तो इसका कैसे पता लगाएंगे? तो हमें एक इक्वेशन पता है कि अगर हमें सर्किट में करंट फाइंड करना है तो उसको EMF के टर्म्स में लिख दे, तो E अपॉन यानी कि EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यानी कि R प्लस स्मॉल r, ऐसा लिख सकते हो। तो V इक्वल टू क्या बन जाएगा? अगर मैं I की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो E अपॉन R प्लस स्मॉल r इंटू R। लेकिन वापस समस्या आ गई, अगर मैं R को बढ़ाऊंगा तो R यहां भी बढ़ेगा यहां भी बढ़ेगा, तो वापस पता नहीं चल पा रहा कि V की वैल्यू बढ़ी या कम हुई। तो एक काम करो, थोड़ा और सॉल्व करो इसको। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? V इक्वल टू E अपॉन, ध्यान से समझना, R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल R जब ऊपर जाएगा तो वापस वो इक्वेशन बन जाएगी। तो बस ऐसे मैंने इसको R को इसके नीचे लिख दिया। अब इससे क्या बनी इक्वेशन? ये बनी V इक्वल टू E अपॉन, अब देखो कैपिटल R को R से डिवाइड करोगे 1 आएगा, प्लस स्मॉल r को कैपिटल R से डिवाइड करोगे तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ये कुछ हुआ। अब एक चीज बताओ, E और स्मॉल r तो हमेशा कांस्टेंट होते हैं किसी भी सेल के लिए, E एंड स्मॉल r आर ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होते हैं ये? कांस्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कैपिटल R को बढ़ाओगे, तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। कैपिटल R को बढ़ाओगे, जैसे 0 पुट करो, पहले तो R की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या बन गया? स्मॉल r अपॉन 0 यानी कि इनफाइनेट। अब 1 इनफाइनेट प्लस 1 क्या होगा? इनफाइनेट ही होगा, तो V की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। यानी कि यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। दोबारा समझो, कैपिटल R अगर 0 पुट करोगे तो स्मॉल r अपॉन 0 क्या बन गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में 1 ऐड करो, इनफाइनाइट ही आएगा,
किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे, किसी भी वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 0, यानी कि v की वैल्यू 0 आ रही है। यहां से ग्राफ बनना स्टार्ट होगा। फिर जैसे जैसे कैपिटल आर बढ़ाओगे, अगर आप कैपिटल आर को बढ़ाते हो तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर छोटा होता जाएगा। अगर ये छोटा होता जाएगा तो v की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा है। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, लेकिन डायरेक्टली ये मत सोचना कि स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। कैपिटल आर और v कैसा बनेगा, और जब ये r बढ़ता बढ़ता बहुत ज्यादा हो जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू मान लो इनफाइनाइट कर दी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल आर को इनफाइनाइट से डिवाइड करो, आंसर आएगा 0, तो e अपॉन 1 बचेगा, यानी कि v की वैल्यू e के बराबर आ जाएगी। तो जब कैपिटल आर काफी बड़ा होगा ना, तो ये वैल्यू जाके लगभग किसके बराबर हो जाती है, e के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे e लिख देंगे। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।